तो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री ये 2 टाइप्स की होती है। बाउंड्री बाउंड्री एक होती है एडियाबैटिक वॉल, दूसरी क्या होती है डायाथर्मिक वॉल। तो एडियाबैटिक वॉल कौन सी होएगी? एडियाबैटिक वॉल वो होती है, जैसे एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे वो टी कैटल होती है ना आपके पास, हमारे पास थर्मस होती है जो कैटल होती है, जो उसके ना आसपास यहाँ पे उसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक ना वॉल लगी होती है, जिससे क्या ये इसको कहते हैं, ये जैसे एग्जांपल हम यूज़ करते हैं ना घरों पे, हम हमारे घरों पे मोस्टली केटल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें क्या हम जैसे वाटर अगर ठंडा डालेंगे तो चिल्ड वाटर रहेगा, अगर उसमें गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा। तो एडियाबैटिक वॉल वो वाली वॉल होती है, ये एडियाबैटिक वॉल है, ये इसको कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। ये वो वाली वॉल है, क्या करेगी, ना ही हीट को एंटर करने देगी और ना ही हीट को बाहर आने देगी। मीन्स कहने का, अगर सपोज़ यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर डाला हुआ है, ठंडा वाटर डाला हुआ है, ठंडा पानी डाला हुआ है, तो ये नहीं होएगा भी बाहर से। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है, हीट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे चिल्ड वाटर डाला हुआ है, तो ये ऐसी एक वॉल है, ये ऐसी एक वॉल है, एक बाउंड्री इसने बना के रखी हुई है भी हीट एंटर नहीं करेगी और इस पानी को गर्म नहीं करेगी। ओके, मीन्स टू से यहाँ पे हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। और हमने हीट को किसके साथ रिप्रेजेंट करना है? क्यू, स्मॉल क्यू के साथ, स्मॉल क्यू के साथ। तो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल एक ऐसी वॉल है, वो क्या करती है, ना ही हीट को एंटर करने देगी, ना ही हीट को बाहर जाने देगी। अगर अंदर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम ही रहेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा, ना ही चेंज आएगा, ना ही इंक्रीज़ करेगा, ना ही डिक्रीज़ करेगा। मीन्स टू से यहाँ पे जो चेंज इन हीट है, चेंज ये डेल्टा का मीनिंग क्या है? डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन हीट जो है वो कुछ नहीं होएगा, जो हीट में चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा टेम्परेचर। आगे डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है? डायाथर्मिक वॉल वो होती है जिसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास एक कंटेनर है जिसमें क्या डाला हुआ, हमने वाटर डाला हुआ है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे सपोज ये ऊपर से क्लोज्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, टी केटल की एग्जांपल ही थी, बट यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर को हीट कर रहे हैं, उसमें पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे वाटर है। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होएगा, ये हीट को, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कुछ टाइम के बाद जाके इसके बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इवन दैट ये ऊपर से कवर्ड है, ऊपर से क्लोज्ड है, बट फिर भी आप चेक करोगे यहाँ पे सिस्टम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत कम है। तो क्या होएगा, ये सिस्टम में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है। तो हमेशा हमने पढ़ा हुआ जो कंसंट्रेशन हमेशा रहती है, ऑलवेज इट रिमेन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कुछ भी मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब चेक कर लो यहाँ पे, आप यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे सिस्टम में जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो क्या आएगा, यहाँ से हीट क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, कहाँ पे, सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, विच मीन्स टू से सिस्टम से सराउंडिंग में क्या कर सकती है, हीट पास कर सकती है। आगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो सिस्टम्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? पहला इसके नाम से ही क्लियर है, 3 टाइप के सिस्टम्स होंगे हमारे पास। फर्स्ट कौन सा है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड कौन सा, आइसोलेटेड। फर्स्ट है ओपन। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होएगा बेटा, ये ध्यान से समझना, इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास +1। तो ये ओपन सिस्टम क्या होएगा, ओपन सिस्टम क्या होता है, ये इसके नाम से क्लियर है, ओपन, विच मीन्स उसे, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने वाटर डाला हुआ, उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होएगा, ये थोड़ी ना, इट्स नॉट कंपलसरी भी हीट किया है तो ये वाटर जो है, जितना हमने सपोज मान लीजिए 1 लीटर वाटर डाला है, 1 लीटर हमने वाटर डाला है, हीट किया तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, नहीं, इसमें क्या होता है, एनर्जी भी आउट जाती है और मैटर भी आउट जाता है, विच मीन्स टू से इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम में जैसे ही हम सिस्टम में, हमारे पास सिस्टम में पानी पड़ा हुआ ना यहाँ पे इस कंटेनर में, इसको हीट करेंगे तो क्या होएगा, पहले तो इसको हीट करेंगे तो वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होएगा, वो उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वेपर्स बना, पहले ये 1 लीटर था, ये मैटर क्या है, 1 लीटर है, सपोज ये कितना वाटर है, 1 लीटर, क्या होएगा, बॉइलिंग के बाद सपोज ये कितना रह गया, ½ लीटर,
यही होएगा ना, मैटर क्या होएगा, बबल्स बन के इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में एवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, मैटर भी डिक्रीज कर जाएगा, पहले 1 लीटर था, बाद में कितना हो गया, हाफ लीटर, और एनर्जी भी साथ में साथ रिलीज होएगी। ओके, तो ओपन सिस्टम वो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में जैसे ही हमने उसमें ओपन सिस्टम में पानी डाला, उसको हीट किया, तो क्या हुआ, उसकी हीट भी क्या जाएगी ओपन सिस्टम में। ध्यान से देखिए, मैटर इन का मीनिंग, मैटर इन का मीनिंग, ये मैंने फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। मैटर इन का मीनिंग क्या है, जैसे हमने मैटर डाला, वाटर डाला सिस्टम में, कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। एक तो उसने एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करी, बाद में इसको एब्जॉर्ब करने के बाद बॉइलिंग के बाद उसने हीट को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में ये 1 लीटर था, बाद में कितना हो गया, हाफ लीटर, उसका मैटर भी थोड़ा बाहर चला गया। ओके, आगे नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ये आपको तो इसके नाम से क्लियर है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ से ये ऊपर क्या लगी होगी, लिड लगी होगी। सपोज़ यहाँ पे एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में क्या डाला हुआ है हमने, सपोज़ वाटर डाला हुआ है, ऊपर से ये लिड लगी हुई है, सपोज़ ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम हीट करेंगे तो क्या करेगी, ये हीट को क्या करेगी, पहले तो एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से देखिए। पहले क्या है, इस कंटेनर में हमने वाटर डाला हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, विच मीन्स एनर्जी इन। एनर्जी इन का मीनिंग हीट हमने प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी, ये जो वाटर है इसने क्या किया, एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया तो क्या बन गया यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद आप चेक करोगे, इसका टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होएगा, यहाँ पे इसके क्या बन जाएंगे, बबल्स, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स जो हैं ये ऊपर से जो कंटेनर को क्या किया हुआ हमने, क्लोज किया हुआ, लिड लगी हुई है, तो ये जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसका मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होएगा, मैटर एज इट इज़ सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है। मैटर नहीं बाहर जाएगा, उतने का उतना ही रहेगा। हाँ, इवन दैट अगर हीट, हमने इसको हीट प्रोवाइड की है तो क्या होएगा, आप चेक कर सकते हो ना, ये जैसे हमारे घरों पे भी कंटेनर पड़े होते हैं, जैसे हमने उसमें वाटर बॉयल करते हैं, पहले उसको हीट हम एब्जॉर्ब मीन्स उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, ऊपर से अगर लिड लगा देंगे, पानी उतने का उतना ही रहेगा, वो गर्म हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम चेक करोगे उसकी हीट, वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कैसे, वो कैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, पहले हमने उसको क्या किया, पहले उसने हीट को क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मैटर में कोई चेंज नहीं आया, बट जो हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड की है वो रिलीज़ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एडियाबैटिक वॉल नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल कॉमन टाइप का, एक नॉर्मल से टाइप का यहाँ पे हमने लिड लगाया हुआ है। तो ओपन सिस्टम में क्या होएगा, जो मैटर डाला, मैटर वो बाहर भी जाएगा, जैसे 1 लीटर है वो हाफ लीटर रह गया, मैटर गया, वाटर चला गया, हीट हमने एंटर करवाई और हीट बाहर गई, यहाँ पे हीट एंटर करवाई, हीट बाहर गई, और यहाँ पे जो भी हमने कंटेंट यहाँ पे मैटर डाला है वो मैटर जो है एक्सचेंज नहीं होएगा। एन आइसोलेटेड सिस्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवाया था। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, मैंने जो एग्जांपल करवाई थी ना आपको, यही वाली टी कैटल वाली, ये आइसोलेटेड सिस्टम ही है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 लीटर वाटर डाला है, तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है चाहे उसका टेम्परेचर कम है। सेकेंड थिंग क्या है, एक तो मैटर में भी नहीं चेंज आएगा, एनर्जी, एनर्जी का मीनिंग क्या है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, किसी भी सपोज़ सब्सटेंस का 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, वो उतने का उतना ही रहेगा, ना ही हीट एंटर कर पाएगी बाहर से और ना ही हीट अंदर से बाहर जा सकती है। मींस ये आइसोलेटेड है, विच मीन्स टू से एक प्रोटेक्शन है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव वॉल बनी हुई है जो क्या करेगी, इस सिस्टम में जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल, जहाँ कोई भी सब्सटेंस पड़ा है, उसका मैटर जो है वो उसको बाहर भी नहीं जाने देगी और बाहर से किसी को अंदर भी नहीं आने देगी, और ना ही एनर्जी एंटर करेगी ना ही एनर्जी रिलीज करेगी। ओके, ये था आइसोलेटेड सिस्टम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने लर्न करने हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प होएंगे, तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हीट एनर्जी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। हीट जो है, जैसे हीट है, हीट को किसके साथ रिप्रेजेंट करना हमने, क्यू के साथ।
हीट को किसके साथ रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल क्यू के साथ। हाँ, तो अगर कोई भी सिस्टम है, जैसे वाटर है, वाटर को हमने बॉईल करना है, तो पहले वाटर क्या करेगा, हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब भी हीट एब्जॉर्ब होएगी तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज हो रही है तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, ये लर्न करनी पड़ेगी। वर्क डन, वर्क डन, जैसे ये देखिए वर्क डन क्या था, पहले हमने उसको हीट किया, विच मीन्स टू से यहाँ से चेक कर लो, पहले हमने क्या किया, इस कंटेनर को हमने हीट किया। जैसे जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क, कुछ काम हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है इस सिस्टम के ऊपर। ओके, ऑन द सिस्टम। जब ऑन द सिस्टम होएगा तो क्या आएगा, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जैसे ही सिस्टम हीटअप हो गया तो उल्टा क्या करेगा, कोई रिएक्शन भी तो शो करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होएगा, जब यहाँ पे लर्न कर लो, ये इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी काम सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर कोई रिएक्शन हो रही है, उसको हम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू, वर्क की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जैसे ही जो भी कोई सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, वर्क डन कोई हो रहा है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, विच मीन्स टू से, जैसे एग्जांपल ये जैसे हीट अप हो जाएगा तो बाद में क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ना। ये थोड़ी ना हम उसको बोलेंगे पे रिलीज़ करना ही, या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले उसने हीट एब्जॉर्ब की इस सिस्टम के ऊपर, जब काम हुआ, वर्क डन इसके ऊपर हुआ, तब डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और जैसे उसने हीट जो एब्जॉर्ब कर ली हुई है, बाद में क्या होएगा, जैसे हमने इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, बाद में क्या करेगा, अपने आप ये जो हीट है वो रिलीज़ करनी स्टार्ट कर देगा सराउंडिंग में। और ये सिस्टम हो गया बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हुआ, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसको लर्न करना पड़ेगा इन दो पॉइंट्स को। आगे क्या आ रहा है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम जिसके बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट फंक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी अ स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, विच मीन्स टू से, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी, ऐसे नहीं क्लियर होएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन फॉर्मेशन करनी है हमने, कैसे, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, विच मीन्स टू से इनिशियली क्या था, कार्बन था और हमारे पास ऑक्सीजन था, और फाइनल हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ वो इनिशियल प्रोडक्ट, सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो ये डिपेंड नहीं करता भी ये रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप्स में हो रही है। सपोज ये हमारे पास रिएक्शन है, मान लो मेन रिएक्शन यही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन होती है, कार्बन कार्बन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पेपर हो गया, उसको हम बर्न करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो एनर्जी कितनी रिलीज़ करेगी, ये लर्न करनी पड़ेगी। डेल्टा एच किसके इक्वल आएगी, चेंज इन हीट, जो हीट में चेंज आया, पहले हीट उसने, कार्बन ने क्या की, हीट एब्जॉर्ब करी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये बर्न हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज़ होएगी तो इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगी, -393.5 किलो जूल। अब ये रिएक्शन है हमारे पास, ग्रैंड रिएक्शन है, विच मीन्स एक टोटल मेन रिएक्शन है। अब स्टेट फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ना कि उसके स्टेप्स में। जैसे एग्जांपल है, ये रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकती है एंड 2 स्टेप्स में भी हो सकती है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन में हमने क्या किया, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड कर दिया। कार्बन में हमने, कार्बन को बर्न करना तो क्या चाहिए, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न होएगा ना कार्बन। तो कार्बन में क्या किया हमने, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड कर दिया। आप चेक करिए, आप मैथ्स वालों ने ऑलरेडी किया होगा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन रह गए, 1। तो ये कार्बन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बट हमारा तो मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने उठाया, ठीक है, फिर से इसको फिर से बर्न करना है क्योंकि अभी ये फुली बर्न नहीं हुआ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने फिर से हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड किया। अब आपको मैथ्स वालों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ा बायो वालों में ने भी 10 तक पढ़ा होएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल। तो 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 1। ये देखिए, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन ये जो बचा है, तो कितने बन गए, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2।
तो हमारे पास चेक करिए, हमारे पास स्टेप नंबर 1 में क्या बना, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टेप नंबर 2 में क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है उसको फिर से, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हुई, इसको कम्प्लीटली बर्न करने के लिए हमने हाफ और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करिए हमने क्या करना होता है, जो भी हमें तो ओवरऑल रिएक्शन चाहिए ना। स्टेप नंबर 1 में ये बना, स्टेप नंबर 2 में ये बना, और जो ओवरऑल इनका एनर्जी का चेंज आया वो सेम रहेगा जो यहाँ पे है। एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आएगा, एनर्जी सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही है। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनाए तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल का मीनिंग क्या होता है, जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इनको ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे, ये कौन सा सिंबल है, गिव राइज का सिंबल है, एरो। एरो क्या करता है, ये रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को सेपरेट करके रखता है। जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करना है। जैसे सबसे पहले चेक करिए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, उसको कैंसिल कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, एक ही है ना, एक ही टाइम कार्बन है, तो एक टाइम हमने कार्बन लिख दिया। अब चेक करिए यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड पे भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड पे भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड पे भी है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जो भी टर्म राइट एंड लेफ्ट साइड पे होगी वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब क्या बचा यहाँ पे, राइट साइड पे क्या बचा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, वन टाइम ये तो लिख लिया। और यहाँ पे चेक करिए, हाफ ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन। अब चेक करो, हाफ और हाफ कितना होता है, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो यही हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, कार्बन प्लस एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का, क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका भी एनर्जी में जो चेंज रहेगा वही रहेगा, चाहे ये रिएक्शन को आप 1 स्टेप में कर लो, चाहे ये रिएक्शन को 2 स्टेप में कर लो, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच जो वो सेम रहेगी। अगर डेल्टा एच यहाँ पे सेम रही है, चाहे आप उसको 2 स्टेप्स में कर रहे हो चाहे 1 स्टेप में कर रहे हो, तो ये डेल्टा एच क्या हुआ आपका, स्टेट फंक्शन, जिसमें क्या होता है, सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, ना कि उसके पाथवे के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ये 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका दूसरा नाम भी हो जाता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव मींस बाहर वाला, विच मीन्स टू से ये डिपेंड करती है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका साइज़ क्या है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एटम है, कोई भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, उसका अमाउंट क्या है, विच मीन्स उसका मास क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, मीन्स कोई भी हम, जैसे वाटर है, वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, कितना वाटर यूज़ कर रहे हो, 1 लीटर यूज़ कर रहे हो, 2 लीटर यूज़ कर रहे हो, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, विच मीन्स ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज़ एंड अमाउंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट ये इधर देख लो, साथ साथ में डिफरेंस भी हो जाएगा आपका और ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइज़ एंड अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये किस पे डिपेंड नहीं करती, डजंट डिपेंड्स अपॉन साइज़ एंड अमाउंट। ओके, ये साइज़ एंड अमाउंट पे डिपेंड करती है और ये डिपेंड नहीं करती साइज़ एंड अमाउंट पे। ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, मीन्स उस सब्सटेंस की नेचर क्या है, वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। अगर उसको हम जैसे रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगी अपने आप, जैसे नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, उसकी नेचर ही ऐसी है। जैसे अगर एग्जांपल है, एक जगह पे आपके पास वाटर है, एक जगह के आपके पास नेप्थलीन बॉल्स हैं, तो एवापोरेट कौन होएगी, होएगा तो वाटर भी एवापोरेट, बट उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड नेप्थलीन बॉल्स जो वो जल्दी एवापोरेट हो जाएंगी। इन दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो डिपेंड करती हैं उसकी नेचर के ऊपर, और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है उसके साइज़ और अमाउंट पे। ओके, नेक्स्ट आगे डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एनर्जी। ये चेंज इन एनर्जी, अगर देखिए साइज़ अगर ज़्यादा होएगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का, हमारे पास उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका अमाउंट ज़्यादा तो उसको हीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर अमाउंट कम है तो हीट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रहेंगी, हमने किन के बारे में पढ़ना है। जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी एक सिंपल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम ई और यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं,
इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी एक्सटेंसिव विच मीन्स टू से एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट आगे एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने भी बताया ना, डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज़ और अमाउंट पे। जैसे ये एग्जांपल है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। अगर एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके चेंज इन इंथैल्पी में क्या, चेंज इन इंथैल्पी की क्या वैल्यू क्या आएगी, -54 किलो जूल। लेट्स अज्यूम कि एक कार्बन के मॉलिक्यूल की अगर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -54। बट इन केस हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मॉलिक्यूल्स हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो ऑब्वियस है अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको हीट कम करना पड़ेगा, अगर 3 मॉलिक्यूल्स हो गए तो हीट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, वो ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, आगे एज अमाउंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होएंगी। अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू अलग होएगी, अगर 3 मॉलिक्यूल है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, मीन्स चेंज होएगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। आगे नेक्स्ट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंट्रिंसिक एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो उस मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है एंड नेपथलीन बॉल है, जहाँ वाटर है एंड अल्कोहल है, जो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। मींस उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है, उस सब्सटेंस का प्रेशर कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एंड इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, जो मॉलिक्यूल की नेचर विच मीन्स उस मॉलिक्यूल के पास जो उसकी अपनी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं है डिपेंड करता, जैसे अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होएगा, अगर 2 लीटर वाटर है तो उसका जो है 200 हो जाएगा, 3 लीटर वाटर है तो 300 हो जाएगा। नहीं, उसकी नेचर है, नेचर क्या है, वाटर है, वो वाटर है, चाहे जितना मर्जी लीटर हो जाए, चाहे वो 1000 लीटर हो जाए, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लो। ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये उसकी नेचर है, नेचर ही क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट, या मोशन जिसको कह देंगे। कोई भी जैसे एग्जांपल बात करें, हमारे पास 3 टाइप के स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और आपको पता है सबसे ज़्यादा सॉलिड क्या करता है, जैसे सॉलिड है, शुगर पार्टिकल्स हैं कंटेनर में पड़े होंगे, तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे अपने आप, नहीं, वो अपनी स्टेट पे ही क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, अपनी ही स्टेट पे क्या कर सकते हैं, मूव कर, मतलब अपनी स्टेट पे वाइब्रेट कर सकते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसे किसी कंटेनर में अगर पानी डाला हो, उस कंटेनर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या होएगा, उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे कंटेनर के अंदर ही। और गैसेस ऐसी होती हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं। अब एक चीज़ होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ मोशन। ठीक है, जितना मास ज़्यादा होएगा सॉलिड का, सबसे ध्यान से देखो, मास किसका ज़्यादा होता है, सॉलिड का, उससे कम किसका होता है, लिक्विड का, एंड गैसेस का सबसे कम मास होता है। जितना मास ज़्यादा होएगा उतना वो पार्टिकल की एंट्रोपी कम होएगी, उतना वो मूव नहीं कर पाएगा। जितना मास कम होएगा उतना वो मॉलिक्यूल थोड़ा मूव करेगा, एंड जितना मास सबसे कम होएगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मूव करेगा। सो एंट्रोपी जो है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये साइन किसका है, प्रोपोर्शनल का। कौन सा प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स का मतलब 1 अपॉन करके, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी दूसरी डिक्रीज़ करेगी, अगर एक इंक्रीज़ करेगी दूसरी डिक्रीज़ करेगी। ओके, जितना मास ज़्यादा उतनी एंट्रोपी कम, जितना मास कम उतनी एंट्रोपी ज़्यादा। और एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको, जो सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस हैं, इन तीनों में से कौन सा वो मॉलिक्यूल है जहाँ किसकी एंट्रोपी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या आएगा, गैसेस, क्योंकि इसका मास क्या होता है, सबसे कम होता है। आगे नेक्स्ट टाइप आएगी थर्मोडायनेमिक।
एंड कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की। हमारे पास कुछ टाइप की रिएक्शंस हैं और इम्पॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस हैं, वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कौन सी है एंडोथर्मिक, दूसरी कौन सी है एक्सोथर्मिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्यू, चेंज इन इंथैल्पी, जो क्यू है उसको, सॉरी चेंज इन हीट उसको क्यू के साथ रिप्रेजेंट करना है, डेल्टा क्यू के साथ। वर्क को डब्ल्यू के साथ चेंज रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे टू टाइप की रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये इसके नाम से ही क्लियर है, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर रखा हुआ है। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होना। जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे वाटर है, वाटर को हमने किसी कंटेनर में डाला है, उसको अब जैसे हीट करोगे, जैसे वो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर उसको हीट को खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या हो रही है, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद क्या क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ भी तो करेगा ना। हीट एब्जॉर्ब का मीनिंग वो क्या होती है, एंडो, एंड रिलीज़ का मीनिंग एब्जॉर्ब, एंडो। एक्सो का मीनिंग होता है एग्जिट होना, एग्जिट विच मीन्स रिलीज़ होना। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, एंड रिलीज़ कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। आगे यहाँ पे क्या होएगा, एंडोथर्मिक है तो हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या था, कम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और ये माइंड में रख लो, यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो ए प्लस बी गिव राइज टू सी, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप चेक करोगे, ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और सी क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन एंथैल्पी का मीनिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, विच मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी फाइनल स्टेट है और उसकी कोई भी इनिशियल स्टेट है, दोनों का माइनस। ओके, तो चेंज इन एंथैल्पी तो क्या आएगा, एच पी माइनस एच आर। ये पी क्या है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी, और ये आर की इंथैल्पी। ओके, अब नेक्स्ट ये मैंने क्या बताया, जैसे अगर टेम्परेचर कम होएगा, टेम्परेचर कम है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ये देखिए इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे किसका सिंबल है, प्लस का। तो डेल्टा एच पॉजिटिव किसका आएगा, अब देख लो पहले, सबसे पहले इसके साथ भी कौन सा सिंबल है, प्लस का, इसके साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का। डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, अगर ये पॉजिटिव होएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी इसके कंपैरिजन, यही है ना, एच पी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा एच आर के कंपैरिजन। दूसरा, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच क्या होएगा, नेगेटिव कब आएगा, अगर ये नेगेटिव होएगा। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी, इट मीन्स एच आर की अगर वैल्यू ज़्यादा है, एच आर की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, प्रोडक्ट के, मीन्स रिएक्टेंट की अगर हीट, विच मीन्स क्या किया उसने, उस सब्सटेंस ने, जैसे वाटर है, उसने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली हुई है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उल्टा वो किसका काम कर रहा है, रिएक्टेंट का। अब वो हीट एब्जॉर्ब उसने कर रही हुई है, उसको अब रिलीज़ करेगा। यहाँ से माइंड में रखिए, ये डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, जब डेल्टा पी पॉजिटिव होएगा, मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी इसके कंपैरिजन। और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव कब आना है, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी इसके कंपैरिजन। तो ये था, और लास्ट में ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये टॉपिक कौन सा है, इंटरनल एनर्जी, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई और यू, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके एवरीवन।